Good morning, class 9. This is the second chapter of civics, which you have to read. And chapter 1 of civics is out of syllabus. So I am to start this chapter. What is democracy and why democracy? In this chapter, you have to read these following points. What is democracy? Features of democracy. Demerits or arguments against democracy, merit of democracy or argument for democracy, and last, broader meanings of democracy. So let's start the understanding the meaning of democracy. डेमोक्रेसी के बारे में आप पिछले कई क्लासों में यानी मेन रूप से 7, 6, 8 क्लास में कितनी बार ये डेमोक्रेसी शब्द आपको मिला होगा। तो आज यानी आज से और अभी से क्लास 9 से आपका डेमोक्रेसी का एक जर्नी स्टार्ट हो रहा है, जो आपका क्लास 10th के सिविक्स के ख़त्म होने के साथ कंप्लीट होगा। तो आज इस चैप्टर में हम सिर्फ डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आगे के चैप्टर्स में आपको 1 by 1 पढ़ने को मिलेगी। तो चलो सबसे पहले इसको समझते हैं, डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्रीक वर्ड में इसे डेमोक्रेसिया कहा जाता है। अब डेमोक्रेसिया जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है। डेमोस मीन्स पीपुल एंड क्रेसिया मीन्स रूल। सो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, इनके अनुसार डेमोक्रेसी लोगों का सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। एंड फाइनल यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिखा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहाँ पे रूलर लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो ये जो डेफिनेशन आपने देखा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इस डेफिनेशन के कुछ लिमिटेशन है जो डेमोक्रेसी को सही तरीके से डिफाइन नहीं करती है। उसी डेमोक्रेसी को सही वे में समझने के लिए आपको समझना होगा डेमोक्रेसी के फीचर्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 4 फीचर्स है। तो इस डेमोक्रेसी के सबसे पहले जो लिमिट है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी को सेटिस्फाई क्यों नहीं करता है। इस डेफिनेशन में कहा गया हु आर द रूलर्स। रूलर्स कौन है इस डेफिनेशन के अनुसार? कौन से ऑफिशियल है जो इलेक्ट होता है और गवर्नमेंट बनाता है और डेमोक्रेसी कहा जाता है? डिसीजंस कौन लेता है इसमें? अच्छा, इलेक्शन की बात की जाए, बाई इलेक्शन, तो इलेक्शन किस तरह का, ये भी तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। अच्छा, पीपल का रहा, कौन से पीपल है जो लोगों को चुनते हैं, क्या ये इक्वल बेसिस पे होता है? और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह का गवर्नमेंट। तो ये जो शब्द मिला, रूलर्स, इलेक्शन, पीपल, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्लियर नहीं कर रहा है डेमोक्रेसी के फॉर्म को। तो इसी फॉर्म को क्लियर करने के लिए यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में 4 फीचर है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, 1 person 1 vote and 1 value, एंड लास्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसी को एक एक करके अब आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट फीचर, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एग्जांपल में क्या है कि 1919 में मिलिट्री का जनरल था एक परवेज़ मुशर्रफ, जिसने गवर्नमेंट को हटा दिया, या कहते वो मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री की मदद से गवर्नमेंट का सर तख्ता पलट दिया और खुद शासन करना शुरू किया। अक्टूबर 1919 में 2002 में यानी 2002 में उसने क्या किया, तख्ता पलटने के बाद उसने अपने आप को गवर्नमेंट का हेड डिक्लेयर किया, यानी एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव पूरे कंट्री का अपने आप को घोषित कर दिया। और फिर 2002 में प्रेसिडेंट बनने के लिए रेफरेंडम पास किया, यानी फिर से इलेक्शन करवाया और इसके तहत उसे 5 साल राष्ट्रपति के रूप में शासन करने का अवसर मिला। पाकिस्तानी जो मीडिया थी उसका कहना था कि जो लोगों का जो राइट्स है उसे यहाँ पे नहीं देखी गई, जो रेफरेंडम था वो गलत तरीके और फ्रॉड से की गई और जानबूझ के मुशर्रफ को जितवाई गई।
इन सब चीज़ों को देखते हुए 2002 में ही मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क पास किया। लीगल फ्रेमवर्क, एक तरह से ऑर्डर मान, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लॉ कह सकते हो। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और इसके साथ ही साथ जो नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसके राइट्स को ख़त्म कर दी गई, मतलब जिसके आधार पर सरकार बनती थी। जो सिविलियंस का जो वर्क था, काम होता था, उसको सुपरवाइज करता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद और पूरे कंट्री, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था इसका हेड होता था मिलिट्री। इस तरह से पूरे पाकिस्तान मिलिट्री के अंडर में आ गए। अब लॉ पास होने के बाद इलेक्शन सिर्फ असेंबलीज में ही होती थी। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि यहाँ पे रूलर चुना जा रहा था, इलेक्शन भी हो रही थी, लोग वोट भी तो दे रहे थे, लेकिन किसको दे रहे थे? इनडायरेक्टली वे में एक ऐसे व्यक्ति को शासक बना के बैठे हुए थे जो डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती। इसी चीज़ को निगलेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी अपना पहला फीचर देती है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके पास पावर होनी चाहिए, वो लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए और इसी चुने गए व्यक्ति के पास फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। और ये सेकंड फीचर रहा आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसको समझने के लिए यहाँ दो एग्जांपल दिया, एक चाइना का और एक मैक्सिको का। चाइना का पहले सुनिए। चाइना में एक पार्लियामेंट थी जिसका नाम था नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसके पास इतना पावर होता था कि ये कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता था। और इस असेंबली में 3000 मेंबर्स होते थे जो पूरे चाइना से चुने जाते थे। अब जब इलेक्शंस होती थी तो इलेक्शन लड़ने से पहले किसी कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता था, यानी उस पार्टी का मेंबर बनना पड़ता था। और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनता था वही क्या करता था? इलेक्शन में लड़ता था। तो और हमेशा ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होती थी यही जीतती थी और इसी से हमेशा सरकार भी बनती थी। ये पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, पार्टी है, इलेक्शन भी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? सरकार भी बन रही है। दूसरा एग्जाम्पल मैक्सिको का देखें। मैक्सिको इंडिपेंडेंट नेशन बना 1930 में और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन का जो पीरियड था वो 6 साल का था और 2000 ईस्वी तक हर एक इलेक्शंस को एक पार्टी ने जीता जिसका नाम था PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज पार्टी। हमेशा यही इलेक्शन जीतता था। अब इस इलेक्शन को जीतने के लिए ये गंदे ट्रिक का इस्तेमाल करता था, मैल प्रैक्टिस करता था। क्या करता था यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इसका मैल प्रैक्टिस क्या होता था वो देखिए। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते थे उन्हें पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना एसेंशियल होता था, जरूरी एकदम। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स होते थे उन्हें सब वे क्या करते थे? पेरेंट्स को फोर्स करते थे PRI को वोट देने के लिए। तीसरा, मीडिया जो होती थी वो अपोजिशन पार्टीज के सारे एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज करती थी, इग्नोर करती थी या उसे क्रिटिसाइज करती थी। चौथा, कभी कभी पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरे जगह लास्ट मिनट में चेंज कर दी जाती थी जिससे लोग वोट नहीं दे पाते थे। एंड इलेक्शन के कैंपेन में ये PRI बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। तो ये सब गंदे तरीके हैं जिसके वजह से ये हर बार यही पार्टी इलेक्शन जीतती थी। तो इससे आउटकम क्या निकलता है कि जो इलेक्शन है ये एक ऐसा रियल ऑफर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के बीच में और लोगों के बीच में ऑफर करे जिससे लोग क्या कर सके? अपने चॉइस के आधार पे रूलर्स को चुन सके या फिर चुने हुए रूलर्स को हटा सके। इस चीज़ को देखते हुए दूसरा फीचर तैयार किया गया डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी जो होना चाहिए, बेस होना चाहिए इसका क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहां पावर को चुनने का अधिकार और पावर को हटाने का अधिकार लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो आज का इतना ही। अगले क्लास में इसका अगला फीचर और वो देखने की कोशिश करेंगे। और चलिए, होमवर्क के रूप में आपका यही नोट्स रहता है वो तो हर बार, अब बनाइए इसे।